हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 22 इंटरनेशनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स। कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करने का क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस प्रोसीजर के लिए लगते हैं, उन सबको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है। इंपोर्ट ट्रेड से क्या समझते हैं? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीदती है, परचेज करती है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज ओन कंट्रीज पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। It refers to purchasing of goods or services from another country and bringing them into one's own country is termed as import trade. Import trade क्या होता है? गुड्स को परचेज करना और सर्विसेज को परचेज करना किसी और कंट्री से अपनी खुद की कंट्री में, उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। A trader cannot import goods in any manner he wants. ट्रेडर किसी भी तरीके से गुड्स को नहीं ले सकता कि बोला कि यार तू मेरे को 20 क्विंटल ऑयल या 20 क्विंटल घी आप मेरे कंट्री में हम मुझे इंपोर्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। बल्कि उसको एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, प्लस जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री ने फिक्स किया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तभी एक इम्पोर्टेड लीगली अमेंड किया जाता है या आप कह लीजिए कि लीगली एग्जीक्यूट किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो एक इम्पोर्ट ट्रेडर को या ट्रेडर को फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो किसके अंदर आती हैं? प्रोसीजर्स के अंदर आती हैं कि क्या प्रोसीजर है इम्पोर्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट। तो पहला जो प्रोसीजर का स्टेप आता है वो आता है ट्रेड इंक्वायरी। कि ट्रेड इंक्वायरी से आप क्या समझते हैं? ट्रेड इंक्वायरी का मतलब कि इम्पोर्टर को क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस एक्सपोर्टर से कौन सी कंट्री से अपने गुड्स को इंपोर्ट करवाना चाहता है। तो वो क्या करता है, वेरियस कंट्रीज को अपनी डिटेल्स भेज देता है कि मुझे इतना सामान चाहिए इतने टाइम तक। तो वो कंट्रीज क्या करती है, जिन कंट्री जो एक्सपोर्टर कंट्री होती है वो क्या करती है, उनको उसको प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशन और जितनी भी कंडीशंस उनके गुड्स पे एप्लीकेबल होती हैं वो सब निकाल लगा के एक मेमो के फॉर्म में उस इंपोर्टर के पास वापस भेज देती हैं। तो जब ट्रेड की इंक्वायरी की जाती है कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या प्राइस होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वो किसके अंडर आता है? ट्रेड इंक्वायरी के अंदर। In this step, a country that needs imported goods sends a query to the exporter countries requesting them to disclose information regarding price, quality, terms and condition, etc. for goods. In return, exporter send them the details in the form of quotation. वही कि इम्पोर्टेंट अपनी क्वेरी भेजता है डिफरेंट कंट्रीज को, एक्सपोर्टर कंट्रीज को, कि उसको कितना, उनके गुड्स का क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। और जब ये मेमो उनके पास पहुंच जाता है तो जो एक्सपोर्टर होते हैं वो सारी डिटेल्स को फिल करके वो जो भेजते हैं वापस इम्पोर्टर के पास वो क्या कहलाता है? एक फॉर्म ऑफ कोटेशन की फॉर्म में भेजते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर। सेकंड स्टेप क्या आता है? ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। अब ट्रेड इंक्वायरी होगी, आपके पास डिटेल आ गई, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करना है। उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए आपके पास एक इंपोर्टिंग लाइसेंस होना चाहिए। उस इंपोर्ट लाइसेंस के बिना आप गुड्स को ना इंपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही एक्सपोर्टर आपको वो गुड्स देगा। इट इज अ वाइटल इट इज अ वाइटल टू प्रोक्योर एन इंपोर्ट लाइसेंस फर्स्ट टू प्रोसीड। इंपोर्ट को करने के लिए आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड अलोंग विथ 3 स्टेटमेंट। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, किनके साथ? 3 और फर्दर स्टेटमेंट्स के साथ। वो 3 फर्दर स्टेटमेंट कौन सी होती है? रिसीट ऑफ डिपॉजिट ऑफ लाइसेंस फी, कि आपने लाइसेंस फी कब डिपॉजिट की उसकी रिसीट। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो आप इनकम टैक्स फिल करते हो उसका एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द प्रीवियस ईयर। और जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो आपके सारे अकाउंट्स मेंटेन करता होगा, उसके साइन की हुई एक लिस्ट जाएगी कि जो प्रीवियस ईयर में आपने कौन से गुड्स इंपोर्ट किए थे, कितनी क्वांटिटी में किए थे, क्या उसकी क्वालिटी थी, और सारी डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स होती हैं एक इंपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके देगा। तो इंपोर्ट लाइसेंस उसको उसके बाद मिल जाएगा जब ये सारी चीजें वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट कर देगा इंपोर्ट लाइसेंस के डिपार्टमेंट में। जैसे ही वो सारी वेरीफाई हो जाएंगी तो इंपोर्ट ट्रेडर को क्या मिल जाएगा? उसका इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा। थर्ड स्टेप जो आता है प्रोसीजर में वो आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब उसको ट्रेड इंक्वायरी हो गई, उसने इंपोर्ट लाइसेंस भी ले लिया, अब बात आती है
फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? आप इंडिया की करेंसी में तो आप किसी और कंट्री में डील कर नहीं सकते, आपको वहीं की करेंसी में डील करना पड़ेगा। सेम अगर कोई और कंट्री आपसे आपके साथ डील करेगी तो उसको इंडियन करेंसी में डील करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है एक इम्पोर्ट ट्रेड में वो क्या आती है? फॉरेन एक्सचेंज की। जो एक्सपोर्टर होता है वो हमेशा चाहेगा कि अगर वो गुड्स आपको बेच रहा है तो वो उसको पैसा किस में मिले? फॉरेन करेंसी में मिले। और इंडिया में फॉरेन करेंसी कौन, फॉरेन एक्सचेंज कौन गवर्न करता है? आरबीआई। तो आरबीआई इंपोर्टर की मदद करता है फॉरेन एक्सचेंज को अरेंज करने में। फोर्थ आता है प्लेसिंग एन इंटेंट और ऑर्डर। अब आपने क्या कर दिया? ट्रेड क्वेरी इंक्वायरी कर ली, लाइसेंस आपको मिल गया, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे? ऑर्डर दे दोगे। After the above steps, the importer country needs to place an order mentioning the quantity of the purchase. अब importer country क्या करेगी? अपना order place करेगी exporter country के साथ, उसमें quantity लिखी होगी। Placing an order for goods in the language of international trade is known as indent. जब international trade में हम order देते हैं किसी को, वो क्या कहलाता है? Indent कहलाता है। इंडेंट्स आर ऑफ टू टाइप। इंडेंट दो तरह के का होता है, एक होता है ओपन इंडेंट और एक होता है क्लोज इंडेंट। ओपन इंडेंट क्या होता है? इट कंटेन्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन लाइक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। जो ओपन इंडेंट होता है उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होता है कि क्या क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट की और कौन से तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। क्लोज इंडेंट क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स इज मेंशन। क्लोज इंडेंट में सारी की सारी डिटेल होती है, क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है गुड्स से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लोज इंटेंट में होती है। तो आई होप अभी तक आपको प्रोसीजर के 4 स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है? सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक इशू करता है। ये एक स्टेटमेंट होती है कि बैंक सम सिक्योरिटी रख लेता है अपने पास और आपके बिहाफ पे जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री को एक मेमो इशू कर देगा या एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा, लेटर इशू कर देगा कि हाँ आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, आप हमारे बैंक के रेगुलर कस्टमर हो, आप उनका पैसा दे दोगे, उनका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। तो ये क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट आपका ही कंसर्न बैंक देता है। The imported country needs to send the letter of credit from their concerned bank to the exporter. LOC is issued to those customer only who are considered reputed customer. ये LOC letter of credit बैंक सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को इशू करता है जो वो उनके रेप्यूटेड कस्टमर होते हैं, जो उनसे लोन लेते हैं और उसको टाइम पे चुका देते हैं, या उनसे को मनी जनरेट करने में मदद करते हैं, या उनके रेगुलर कस्टमर जो होते हैं ना, उन्हीं पे बैंक ट्रस्ट करके क्या देता है? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। और जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक इम्पोर्ट ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है। बैंक टेक सम सिक्योरिटी एंड फिक्स देयर लिमिट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो उसकी कुछ सिक्योरिटी अपने पास रख लेता है, एक फिक्स लिमिट कर देता है कि इतने लिमिट तक हम आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देंगे। तो ये क्या होता है? फिफ्थ स्टेप होता है किसमें? इंपोर्ट ट्रेड में। नेक्स्ट क्या आता है? डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये भी क्या होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? When bank adds this clause in letter of credit that all the documents related to goods such as bill of lading, insurance policy, consular invoice, certificate of origination, etc. will be sent by the exporter to the bank issuing letter of credit. जब कोई भी बैंक ये इंफॉर्मेशन अपने लेटर ऑफ क्रेडिट में डालता है कि जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी इंपोर्ट गुड्स की, वो डायरेक्टली किसके पास जाएगी? बैंक के पास जाएगी जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है कस्टमर के बिहाफ पे। उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक भी तो चाहेगा ना कि उसके पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो। अगर बैंक किसी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है और उसको सेंड कर रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो ऑब्वियसली बैंक के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बैंक को अपनी रेपुटेशन को भी तो देख के चलना है ना। ऐसा ना हो कि आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिया और आप पैसा देने से मना कर रहे हो, तो पैसा किसके ऊपर आ जाएगा? सारा बैंक के ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए बैंक क्या करता है? बैंक चाहता है कि जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स की, वो किसके पास आए? बैंक के पास आए। तो वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। एक और होता है क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है? द लेटर ऑफ क्रेडिट इन विच दिस क्लॉज इज नॉट एडेड इज कॉल्ड क्लीन लेटर ऑफ credit. Under this, document related to goods are sent directly to imported. This LOC is issued to those customers who are very reliable to the bank.
अब क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें ये नहीं लिखा होता कि जो डिटेल्स हैं वो आप हमें भेजें, उसमें लिखा होता है कि जो डिटेल्स हैं वो आप डायरेक्टली इंपोर्टर को भेज दीजिए, हमें हमारे कस्टमर पे पूरा भरोसा है। ये वाला जो क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ये सिर्फ बैंक अपने मोस्ट रिलायबल जो उनके कस्टमर होते हैं ना, जिन पे वो डिपेंड होते हैं, या जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं, रेपुटेटेड कस्टमर होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। नेक्स्ट जो आता है सिक्स्थ स्टेप, दैट इज अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। अब लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर तक पहुंच गया, ट्रेड इंक्वायरी हुई, ट्रेड इंक्वायरी के बाद आपने लाइसेंस ऑब्टेन किया, लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद आपने क्या किया, आपने ऑर्डर उनको दे दिया, ऑर्डर उनको देने के बाद आपने क्या किया, इंडेंट क्रिएट किया, इंडेंट क्रिएट करने के बाद फॉरेन एक्सचेंज भी आपने अरेंज किया, फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करने के बाद आपने लेटर ऑफ क्रेडिट भी भेज दिया आपके बैंक ने एक्सपोर्टर को। उसके बाद एक्सपोर्टर का काम शुरू होता है। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, जैसे उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, एक्सपोर्टर का क्या काम होता है कि वो अरेंज करेगा शिपमेंट ऑफ गुड्स की, जो आपने ऑर्डर दिया है वो गुड्स आप तक पहुंचाने भी तो है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, एक्सपोर्टर की हो जाती है। द इम्पोर्टर नीड्स टू अरेंज फंड्स इन फॉरेन करेंसी। इम्पोर्टर का काम है फंड्स को अरेंज करना बिफोर द शिपमेंट अराइज, जैसे उसके पास ऑर्डर आने लगे उससे पहले। वंस द एक्सपोर्टर शिप द कंसाइनमेंट, जैसे ही एक्सपोर्टर के एंड से गुड्स ट्रांसफर हुए, दे सेंड अ शिपिंग डॉक्यूमेंट टू द इम्पोर्टर। वो एक शिपिंग डॉक्यूमेंट भेज देते हैं इम्पोर्टर के पास, मेंशनिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, जिसपे सारी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं। इस पे इनवॉइस नंबर होता है, डेट ऑफ अराइवल होती है, नेम ऑफ शिप एंड डेट होता है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज एंड क्वांटिटी, सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उनका गुड्स कब आएगा, उसके गुड्स का इनवॉइस नंबर क्या है, शिप का नाम क्या है जिस शिप के थ्रू आ रहा है, कौन सी डेट पे आएगा, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या होगी, कौन से एरिया में गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, और कमोडिटी कैसी है, ऑयल वाली है, लिक्विड कमोडिटी है, सॉलिड कमोडिटी है, जो भी आपने गुड्स को ऑर्डर किया उसके अकॉर्डिंग है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, एक्सपोर्टर की आ जाती है। बट एक्सपोर्टर पहले से ही इंपोर्टर को बोल देता है कि हमारे एंड से शिपमेंट रिलीज हो चुकी है, आप तक पहुंच जाएगी, तो उसके लिए भी ये एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है इंपोर्टर को। नेक्स्ट जो आता है ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब वहां से क्या हो गया, डॉक्यूमेंट इशू हो गया है, शिपमेंट डॉक्यूमेंट इशू हो गया है, तो अब वो क्या होगा, इंपोर्टर तक पहुंचेगा। देयर आर टू वेज ऑफ सेंडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स टू द इंपोर्टर। दो तरीके होते हैं गुड्स को भेजने के। पहले डॉक्यूमेंट्स को भेजने के गुड्स से रिलेटेड, इफ देयर इज नो टर्म्स और कंडीशन रिलेटेड विद द पेमेंट, देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर डायरेक्टली सेंट टू इंपोर्ट। अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट के मेथड पर नहीं लगी है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब किसके पास चले जाते हैं, डायरेक्ट इंपोर्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्व होती है उस इंपोर्ट ट्रेड में, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो किसके पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। अब गुड्स आप तक पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले आपको जो क्लियरिंग एजेंट क्या होता है, जो एक गुड्स जब पहुंच जाते हैं उसको वो चेक करता है कि गुड्स आप लोगे या कोई आपके बिहाफ पे कोई बंदा जाके लेगा, तो वो क्या कहलाता है, क्लियरिंग एजेंट कहलाता है। वो चेक करेगा कि जो आपने ऑर्डर दिया था उसी के अकॉर्डिंग गुड्स आए हैं या नहीं आए हैं। After receiving all the concerned documents, the importer arranged for taking the delivery of goods. जैसे ही उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं इंपोर्टर के पास, वो क्या करता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स को अरेंज करने के में लग जाता है। The importer, if he wants, he can arrange for taking the delivery of goods by himself. अगर इंपोर्टर चाहता है कि वो खुद डिलीवरी ले तो वो खुद भी ले सकता है, बट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ क्लियरिंग एजेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन कहा जाता है कि इंपोर्ट ट्रेड में एक क्लियरिंग एजेंट का होना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्लियरिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स आप तक पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद जब आप गुड्स को लोगे, तो क्लियरिंग ऑफ गुड्स से यहाँ पे मतलब है गुड्स को खाली करना नहीं। अगर गुड्स से रिलेटेड कोई भी टैक्स एंड पेमेंट्स रह गई है, ड्यू अमाउंट है, उसको चुकता करना, वो काम होता है मेन क्लियरिंग एजेंट का। कि अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस या कोई भी पेमेंट पॉलिसी आपने मिस कर दिया, तो वो क्लियरिंग एजेंट आपको हेल्प करता है, गुड्स को अपने डक पे उतारने से पहले आप उसको क्लियर कर दीजिए। At this stage, the clearing agent clears the goods by fulfilling the following formalities. अब जब ये स्टेज आ जाती है, गुड्स पहुंच जाता है, तो क्लियरिंग एजेंट का काम क्या होता है, गुड्स की जितनी भी फॉर्मेलिटीज अगर ड्यू रह गई है उनको फुलफिल करना। पहली होती है पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब अगर शिप से गुड्स आ रहा है तो आपको कस्टम ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक गुड्स नहीं उतरते, जब तक
कि आप कस्टम ड्यूटीज को पे ना कर दे। तो कस्टम ड्यूटीज कैसे पे होती हैं? बिफोर टेकिंग गुड्स फ्रॉम शिप से गुड्स उतारने से पहले द एजेंट हैज टू गो टू कस्टम ऑफिस। जो एजेंट सिलेक्ट अपॉइंट किया गया होता है इंपोर्टर के थ्रू, वो क्या करता है, कस्टम ऑफिस जाता है, वेयर ही हैज टू फिल 3 कॉपीज ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जहाँ पे उसको 3 कॉपीज फिल करनी पड़ती है बिल ऑफ एंट्री की। कितना, उस बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है, गुड्स की डिटेल्स होती हैं, ओनर का नाम होता है, एक्सपोर्टर का नाम होता है, इंपोर्टर का नाम होता है, और प्लस क्लियरिंग एजेंट का भी नाम होता है। पेमेंट ऑफ डक ड्यूज, अगर कोई डॉक ड्यूज रह गए हैं, उन ड्यूटीज को भी फुलफिल करना किसका काम होता है, क्लियरिंग एजेंट का काम होता है। आफ्टर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज की पेमेंट के बाद द क्लियरिंग एजेंट फिल्स अप 2 कॉपीज ऑफ डॉक चालान फॉर द पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज। अब जब उसने 3 कॉपीज बिल ऑफ एंट्रीज की फिल करी है, उसके बाद उसको 2 कॉपीज और करनी होती हैं, सबमिट करनी होती है डॉक चालान की, ताकि वो दिखा सके कि उसके कोई डॉक भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है। आफ्टर पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज 1 कॉपी इज रिटर्न टू हिम एज अ रिसिप्ट। जैसे ही डॉक ड्यूज क्लियर हो जाते हैं, जो जो 2 कॉपी होती है चालान की, उसमें से 1 कॉपी वापस किसको दे दी जाती है, क्लियरिंग एजेंट को दे दी जाती है। Endorsement for delivery. Endorsement for delivery. Once all the formalities at the clearing house is completed. जैसे ही clearing house पे सारी formalities complete हो जाती हैं, the captain of ship gives the delivery of the goods mentioned in the delivery order. वैसे ही तुरंत ही कैप्टन जो होता है शिप का, वो क्या करता है, गुड्स की डिलीवरी जो डिलीवरी ऑर्डर मेंशन होता है और जिस पर्सन का नाम होता है उसको दे देता है। तो एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी में अब गुड्स आप तक पहुंच चुके होते हैं। टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब उसने ऑर्डर दे दिया, गुड्स को कौन लेगा। फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स द क्लियरिंग एजेंट सबमिट्स द कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट। अब जब जब इंफॉर्मेशन शिप के कैप्टन तक पहुंच गई कि इसके सारे ड्यूज कंप्लीट हैं, तो वो क्या कहता है कि ठीक है, लेकिन अब उसके पास कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए कि वो कैसे मान ले कि ठीक है। तो वो क्या करता है, सारे क्लियरिंग एजेंट का ड्यूटी होती है कि वो जितनी भी कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट, डॉक ड्यूज रिसिप्ट एंड बिल ऑफ लेडिंग या जो भी ऑर्डर कंटेंट होता है, वो सबको पोर्ट अथॉरिटी, शिप पोर्ट अथॉरिटी जो होती है जहाँ पे आपका गुड्स आया है, वहां पे सबमिट करता है। द गुड्स शुड बी पिक्ड इमीडिएटली एज सुन एज द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। जैसे ही गवर्नमेंट ने, जैसे ही आपकी अथॉरिटीज ने ग्रीन स्टैंप लगा दी, ग्रीन लाइट दे दी कि हाँ आपके गुड्स, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर है, आपके कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है, तुरंत ही आपको क्या करना पड़ता है, गुड्स को वहां से लेके जाना पड़ता है। इफ इट इज नॉट डन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, अ फाइन इज चार्ज इज कॉल्ड ड्रमेज। अगर आप मिस कर देते हैं, किसी भी रीजन से आप वो गुड्स को नहीं रिसीव कर पाते हैं, तो आपको एक फाइन पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। अब कई बार होता है कि डिलीवरी लेने से पहले ही इंपोर्टर क्या करता है, गुड्स को फर्दर बेच देता है। Sometimes the importer sells the goods before taking the delivery because he wants that purchaser himself takes the delivery. तो इंपोर्टर क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जिसको फर्दर उसने गुड्स बेचने, वो खुद ही वो गुड्स की डिलीवरी ले ले। इन सच कंडीशंस द इंपोर्टर इशूज रिटन इंस्ट्रक्शंस टू द डॉक अथॉरिटी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्टर को एक रिटन इंस्ट्रक्शन सबमिट करनी पड़ती है डॉक अथॉरिटी को। द इंस्ट्रक्शन इन रिटन ऑन द बिल ऑफ लेडिंग, जो इंस्ट्रक्शन है वो किस में रिटन होती है, जो बिल होता है उस पे मेंशन होती है। कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस, अगर किसी भी रीजन से कोई ड्यू पेंडिंग रह जाता है या क्लियरिंग एजेंट नहीं पहुंच पाता, या जब सारी डिलीवरी, सारे अथॉरिटी ग्रीन लाइट दे देती है, फिर भी हम लोग डिलीवरी के लिए नहीं पहुंच पाते, उस केस में जो गुड्स होते हैं, गुड्स कहाँ पे सेव करे जाते हैं, एक बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे जाते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, ताकि गुड्स को कुछ भी नुकसान ना हो। If due to some reason the importer is not in position of paying the custom charges immediately, or if he does not want to take the delivery immediately, then the goods are kept in the bonded warehouse. अगर किसी भी रीजन से जो इम्पोर्टर है वो पैसा कस्टम ड्यूज को क्लियर नहीं कर पाता है, या वो उसी वक्त डिलीवरी नहीं लेना चाहता है, तो जो गुड्स होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, बॉन्डेड वेयर हाउस में। The officers of the warehouse gives a receipt of receiving the goods to the clearing agent, which is called dock warrant. जो ऑफिसर है, जैसे उनके पास गुड्स आ जाते हैं, वो एक रिसीट क्रिएट करते हैं, और वो रिसीट किसको दे देते हैं, क्लियरिंग एजेंट को दे देते हैं, जिस रिसीट का क्या बोलते हैं हम, डॉक वारंट बोलते हैं। Loading of goods. If delivery of the goods has been taken immediately, then the clearing agent arranges for its loading. अब जब सारे ड्यूज क्लियर हो गए हैं, तो क्या होगा, आपको गुड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो गुड्स उस वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्लियरिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अरेंज करे कि गुड्स को किस तरीके से ट्रांसफर करना है।
टेकिंग द डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट। अब उन्होंने जो गुड्स आए हैं उसके पास, उनको किस तरीके से रेल ट्रांसपोर्ट से मूव करना है या लैंड ट्रांसपोर्ट से मूव करना है, ये डिपेंड करता है आपके टाइप्स ऑफ गुड और क्लियरिंग एजेंट पर भी। After getting information from clearing agent, the importer makes arrangement for taking delivery of goods either from the railway or from the transport company. या तो वो बोलेगा कि जो मालगाड़ी होती है, रेलवे होती है, उसके थ्रू आप मुझे गुड्स भेज दीजिए, या फिर क्या मैं कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर कर लेता हूँ, उसके थ्रू वो गुड्स मेरा वहां से पिक कर लेंगे। अब उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अभी भी काम खत्म नहीं होता, अभी भी इम्पोर्ट ट्रेड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी भी बचा है। व्हेन द गुड्स रीच द टाउन, जैसे ही गुड्स टाउन में आ जाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोजेस अ टैक्स ऑन द गुड्स विच इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ गुड्स पे क्या करते हैं, टैक्स इम्पोज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। सम गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, लेकिन कुछ गुड्स क्या होते हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी से एग्जेम्प्ट होते हैं। ओनली आफ्टर पेइंग द ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इंपोर्टर कैन कैरी गुड्स टू हिज गोदाम। जैसे ही वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को पे कर देगा तभी इंपोर्टर अपने गुड्स को कहाँ लेके जा सकता है, गोदाम में लेके जा सकता है। अब ये इसी के साथ हमारा प्रोसीजर खत्म होता है। आई होप आपको प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, पहला इंपोर्ट लाइसेंस, दूसरा इंडेंट, तीसरा लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग, मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपका गुड शिप से आ रहा है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है। इनवॉइस, एडवाइस लेटर टू इंपोर्टर ट्रेड, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ साइट, डॉक चालान, डिलीवरी ऑर्डर, डॉक वारंट एंड रेलवे रिसीप्ट। तो ये 14 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, यूज होते हैं इंपोर्ट ट्रेड में। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। बट स्टिल अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।